बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप। बदलो राय साकिब खरल साहब मौजूद नहीं है, उनकी जिम्मेदारियां मैं अदा कर रहा हूं। नाज़रीन, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी की नई लहर उठ रही है। इसका सदेबाप करने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। ख़ुसूसन अगर देखा जाए, आज असम्बली का इजलास हुआ जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, उसी पर डिस्कशन हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा अच्छा प्लान दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए, जिसके मुताबिक हमें एक स्ट्रेटजी के तहत इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करना चाहिए। शेर अफजल मरवत जो है हमें कहते नज़र आते हैं कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता, हमें एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देना चाहिए। 10 साल एक पॉलिसी होना चाहिए जिसमें दहशतगर्दों को वाइप आउट किया जाना चाहिए। पहले अकोड़ा खटक में वाकया होता है और उसके बाद फिर यह वाकया जो बलूचिस्तान में होता है, यानी एक ही महीने के अंदर 2 ऐसे बड़े वाकयात हो जाते हैं जिनमें पूरी कौम हिलकर रह गई है। अब इसका रिस्पांस कैसे देना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से इनको वाइप आउट करना है, क्योंकि DGISPR साहब भी कहते हैं कि द रूल्स ऑफ द गेम हैज बीन चेंज। तो ये रूल्स किस तरह से चेंज हुए हैं, क्या नई तब्दीली आई है, ये आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन नईम पंजोता साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा कारदार साहिबा। इन दोनों साहिबान से मैं पहले आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करनी है, मैंने जो कि बड़ी ज़रूरी है आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये है कि इस तमाम मामले में हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है। अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि हुकूमत अभी तक हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती नजर आ रही है। इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया है, बजाय इसके कि तमाम सियासतदान मिलकर कोई एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स दें, दहशतगर्दों को भी जवाब मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पे हों, लेकिन हुकूमत ने वही वतीरा अपनाया हुआ है और वो PTI पे तनकीद करती नजर आई। ख्वाजा आसिफ का ये जरा बयान सुने। सारी कौम जो है फ़ख्र कर सकती है कि हम इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजोता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन किया उस्मा कारदार साहिबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम साहब, हुकूमत ये कह रही है कि ये दहशतगर्दी आपके ज़माने से आई है, 2018 में हमने इसका बिल्कुल खात्मा कर दिया था, लेकिन इमरान खान ने रीसेटलिंग की बात की थी और उस टाइम पे तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रही हैं। अब हम इनका सदेबाप करने की दोबारा से कोशिशों में लग गए, तो आप पे तनकीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज शाह आपने मौका दिया जी। 2018 से जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी उस वक्त दहशतगर्दी कोई ख़त्म नहीं हुई थी। ये गलत बात है कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उस वक्त दहशतगर्दी ख़त्म थी। उस वक्त दहशतगर्दी थी, ड्रोन चल रहे थे और सारा मामला आपके सामने। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हुई है, ड्रोन ख़त्म हुए हैं, अटैक्स ख़त्म हुए हैं, और वो ख़त्म इस वजह से हुए हैं क्योंकि पॉलिसी डिफरेंट थी। आपको याद होगा कि जिस तरह वहाँ जो मीटिंग हुई थी और उसको हेड किया था, जिस तरह वहाँ ब्रीफिंग दी गई थी बाजवा साहब की तरफ से, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये सारी जमातें उसका हिस्सा थी और सारे अमल को इन्होंने एंडोर्स किया हुआ है कि बातचीत से मामला हल हो सकते हैं। हम लड़ाई के साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। अमन कायम करने के लिए हमें बातचीत करनी होगी और अफगानिस्तान के साथ बातचीत हुई और उसके बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस पॉलिसी की वजह से ख़त्म हुई, उस रीज़न की वजह से ख़त्म हुई। लेकिन अब ये देखें कि जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है और हुकूमत हटाने के बाद जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, देखें अभी भी हम ये कहते हैं। तो नईम साहब, आप क्या समझते हैं, एक मफाहमती पॉलिसी होनी चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए, या स्ट्रेट अवे इनका खात्मा करना चाहिए? देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह हमेशा कहा कि जंगों से मुल्क जो हैं वो आगे नहीं बढ़ते। हमेशा आप देख लें कि अमेरिका को भी आकर में बातचीत करनी पड़ी अफगानिस्तान के अंदर और मसाइल का। हमारी तो वो हमारे गले काटते रहे, हम उनसे बातचीत करते रहे, वो हमारे मासूम शहरियों को यरगमाल बनाते रहे, हम उनसे बातचीत में इन्वॉल्व रहे। सर नहीं, देखें, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब बातचीत हुई तो मामला ख़त्म हो गया ना, अमन आ गया, सुकून हो गया, तो बातचीत से मसला हल हो गया।
अब अगर दोबारा जो है वो इस तरह का सूरत हाल हुई है तो उसमें बातचीत से मसला हल होता है, अमन कायम होता है, तो उससे ज्यादा क्या जी उस्मान साहब भाई, ये तो कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए। आप लोग फिर क्यों दहशतगर्दी अपने जो है दौर में मजीद बढ़ाने की बातें कर रहे हैं? अगर आप इन्हें स्ट्रेट अवे ऑपरेशन का कह रहे हैं, BLA का भी तो यही कहना है ना कि आप स्ट्रेट अवे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने कार्रवाई की है। डू यू थिंक कि इंगेज करना चाहिए या स्ट्रेट अवे एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हमेशा के लिए खात्मा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो गया है, क्योंकि वो जो 2 ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारी अफवाज ने किए, रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब, ये उसका नतीजा था कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में दहशतगर्दी जो थी वो उसको फिर जड़ से उखाड़ा गया, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों के अड्डे थे और ये वहाँ से अपनी कार्रवाइयाँ करते थे और इन्होंने वहाँ पे जो है खून की होली खेली हुई थी। मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह से बात करते हैं। दहशतगर्द जो होते हैं उनका ना कोई मजहब होता है, ना और कोई उनका मुल्क होता है, वो सिर्फ अपने एजेंडे पे होते हैं। उनको वो आप उनको मुसलमान कह सकते हैं। तो ये जो जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ, जहाँ पे बच्चों को और ख़वातीन को इन्होंने इंसानी ढाल बनाया और साथ उनके खुदकश बमबार जो थे वो बिठा दिए। अब आप अंदाजा करें कि इस किस्म की जो दरिंदगी है, आप चाहते हैं कि उनसे बातचीत की जाए। आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लाखों लोगों ने अपने जानों का नजराना दिया, आपकी कौम के लाखों लोगों ने जानों का नजराना दिया, फिर कहीं जाके ये हालात बेहतरी की तरफ आए थे और दहशतगर्दी ने हमारे वो कह रहे हैं कि हमने इनको जब इंगेज किया था तो आप देखें कि हमारे दौर में कुछ भी नहीं हुआ, कोई ड्रोन हमला नहीं है, कोई इस तरह से बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं है। अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि आपके दौर में ये अभी तो आगाज ही है और इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं। इनके दौर, इनका तो ये हाल है कि इनके तो अपने जो CM KP हैं वो मगरिब के बाद जो है वो कोई जा नहीं सकते, किसी थाने में भी नहीं जा सकते हैं, इतने वहां पे डर खौफ है। इनका तो कोई ना कंट्रोल है ना रिट ऑफ द गवर्नमेंट है वहां पे। ये टोटली फेल हो चुके हैं। आपको पता है कि होम डिपार्टमेंट वो सूबाई मामला है, पुलिस भी सूबाई मामला होता है, लेकिन ये किसी चीज को वहां पे नहीं कंट्रोल कर सके, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने आम माफी दिलवाई थी TTP के लोगों को, वो इन्होंने फिर अपनी जमात में दाखिल कर लिए थे। वो इनकी जमात के मेंबरान कौन TTP का PTI में ये ज़मान पाक में हमने देखा था कि वो सारे लोग किस तरह से आते जाते थे। ये क्या इतना बड़ा, ये कौन है TTP का PTI में? ये तो आप बहुत बड़ा क्लेम कर रही हैं। नहीं, इनके बिल्कुल बहुत सारे इनके मेंबरान हैं। कौन से TTP के हैं? आपने इनके ज़मान पाक में आते जाते देखा। और देखिए ना, बात सारी ये है कि इस वक्त पूरी कौम जो है, आप उस्मान साहब नाम ले दें, कोई एक दो बता दें, हम फिर पंजोता साहब से पूछें। और ये क्या, आप मुझे ये बताएं कि ये वो बयानिया इनके ट्विटर हैंडल से उस बात आप नहीं आएगी, बात से मुझे नाम बता दें इनका, कौन सा TTP का लोग जो है वो PTI में शामिल हुए हैं, मुझे नाम बता दें। TTP का है, आप TTP की हैं, ये कैसी बात है? मतलब आप सियासत के अंदर इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं और वजारत और मशातों के चक्कर में आप इस हद तक हो चुके हैं कि TTP के लोग हैं। कितने TTP के लोग नाम बताएं? असले से लेस थे जिन्होंने वफाक पे हमला किया था, उनके पास। अच्छा, आप कह रही हैं वो कारकुनान जिन्होंने हमला किया था? जी, वो कारकुनान की बात कर रही हैं जी, जिन्होंने हमला किया था 9 मई में। ये खुद उनके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, ये उनको इस्तेमाल करते हैं, ये उनके ऊपर वफाक पे हमला करवाते हैं। ये अपने जो इनके जो सियासी, यानी आप 9 मई और 26 नवंबर की बात कर रही हैं। जी पंजोता साहब, देखें बात यह है ना कि PTI से बंदा हो के किसी और जमात में जाए और वहाँ पर अपनी सेटिंग बनाने के लिए, वहाँ पर अपना मकाम बनाने के लिए इस तरह के झूठे इल्ज़ामात एक पुरअमन जमात के ऊपर लगाए और इस तरह की बातें करे तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब अगर मैं कहूँ मरीम नवाज या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, यार देखें वो तो उनका पर्सनल एक्ट है, वो जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करें, ये देखें ये ज्यादती हो जाएगी। देखें बात ये है कि उन्होंने बात जिस तरह से की है, उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया है कि इनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, फिर उन्होंने हमारी जमात के ऊपर अटैक किया है कि वहाँ TTP के लोग हैं, फिर वो बात कर रही हैं कि इन्होंने हमला किया और सारे इनके ताने बाने ये सारे वो के वो हैं जो यहाँ पर आए थे और एहतजाज कर रहे थे, वो सारे TTP के थे। तो ये 3 चीजें करने के बाद आप समझते हैं कि ये पर्सनल अटैक नहीं है। आप तो सीधा हमें दहशतगर्द कह रही हैं, आप तो सीधा सीधा कह रही हैं कि ये जनाब TTP वाले हैं।
तो ऐसे नहीं होगा। आप पॉलिटिकली गेन हासिल करने के लिए इस हद तक हो चुके हैं कि बजाय ये कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो अफसोस का इजहार करें, बजाय ये कि इन तमाम कार्रवाइयों के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी, क्या फर्क है, कैसे ये मामला सारा हो रहा है कि हम फार्म 47 वाले हैं, हमारे पास मैंडेट नहीं है और जिसके ऊपर अवाम का एतमाद है उसको हमने जेल में डाला हुआ है। और सूबा जो है ये सूबे का मामला है, ये सूबे का मामला है। आप कह रहे हैं कि वहां पर केपी के अंदर इनकी हुकूमत है और अली अमीन नाकाम हो चुका है, तो बलूचिस्तान के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत है, सिंध के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत है, एजीके के अंदर भी पीटीआई की हुकूमत है। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की आवाम का मामला है। और हैरानकुन बात यह है कि कल बजाय ये नहीं सर, अगर वो पंजोता साहब अगर वो रेट ऑफ द स्टेट की बात करेंगे, आपकी हुकूमत केपी में है, अगर शाम को कोई वहां पे निकल नहीं सकता या शाम को वहां पे किसी को लूटा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली किसने उसको काउंटर करना है सर? देखें, लूटने के ऊपर बिल्कुल काउंटर करना है। किसी के लूटने के हवाले से मुझे बता दें कि ये लूटा गया है, चोरी वो हुई कह रही है बंदा निकल नहीं सकता, इतने ज्यादा थ्रेट है। की बात जो है, थ्रेट नहीं, थ्रेट जो है, जो दहशतगर्दी है वो दहशतगर्दी पाकिस्तान का मामला है और उसके लिए अली अमीन ने बार बार जो है फार्म 47 की हुकूमत से भी ये बात की और बड़ा मामला रखा कि बातचीत से मामला का हल निकालिए। और वहां जब केपी के अंदर मीटिंग हुई तो वहां उन्हें गो हेड दिया गया कि आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद जो उसने TROs भेजे, क्या उसके ऊपर अप्लाई आया? नहीं आया, क्योंकि ये समझते हैं कुर्रम और पारा चनार में क्या हुआ है वो भी तो आपको पता है ना, वहां पे आप लोग अमनी कायम कर सके। अगर वो ये पॉइंट उठा रही हैं तो ये वैलिड ही है ना। कुर्रम के अंदर जो मामला है, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये जितने मामलात हैं, जो स्ट्रेटजी है इनकी, जो पॉलिसी है इनकी, जो इनका तरीकाकार है, और ये तमाम सारी चीजों के अंदर उसमें शामिल थे। जब मीटिंग हुई थी और बाजवा ने हेड किया था, उस वक्त तो ये बिल्कुल एंडोर्स कर रहे थे। उसके बाद कोई आपने स्टेटमेंट देखी? सिर्फ और सिर्फ क्या जी पीटीआई को कलअदम करा दी जाए, पीटीआई के ऊपर बैन लगाए। और दहशतगर्द नहीं होते, पुरअमन लोग थे जो हमेशा बात करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं, जो अपने हकूक के लिए आते हैं, जो एहतजाज करते हैं कि उसके लीडर को क्यों अगवा किया गया, जो एहतजाज करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो पुरअमन लोग होते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। उनको दहशतगर्द उस्मा साहिबा की तरफ आता हूं। उस्मा साहिबा मुझे करने के लिए, जी नईम साहब आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा मुल्क में वाकया हो गया, यहाँ पे लोग जो हैं वो रोना रो रहे हैं, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई ने किया है, वो जमात जो ओपोजिशन में है उन्होंने रीसेटल किया है। वो पूरी असेंबली में जो तनकीद हुई है, उनकी जो स्पीच है वो आप उठा के देख लें, 4 मिनट भी वो दहशतगर्दी पे नहीं बोले, बाकी सारी तकरीर पीटीआई पे है। क्या ये जिम्मेदाराना रवैया है? क्या जिम्मेदार रियासत के जो सरबराह हैं उनका ऐसा रवैया होना चाहिए? देखें, एक तो ये जो आपके मेहमान आए हुए हैं, इनको बोले कि ये मेरी जात पे हमला ना करें, इश्यूज पे जरा बात कर लें। मेरी अपनी मर्जी है, मैं जिस पार्टी में जाऊं और जहां पे मुझे इज्जत मिलेगी मैं वहीं पे आपको पाई जाऊंगी। तो ये गम ना खाएं, फिक्र ना करें मेरा, अल्लाह का करम है जो उसने मुझे इज्जत अगर देनी होगी तो इनसे अल्लाह ताला ने पूछ के नहीं मुझे देनी, ठीक है। दूसरे देखें, बात सारी ये है कि आप जो एक दहशतगर्दी है वो एक नासूर है और पूरी कौम और हमारे रियासती अदारे जो हैं वो इससे जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। इन हालात में जबकि कौम का एक बयानिया होना चाहिए, आप जरा इनके पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल खोल के देख लें, आपको उन पे क्या नजर आएगा। आपको उन पे जितनी गलाजत ये फेंक सकते हैं रियासती अदारों पे, नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो यही कर रहे हैं ना, असेंबली में तकरीरों में आप भी तो उन पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें, आपके ओपोजिशन साथ बैठे, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। आप मुझे टोके ना मुझे पर पॉइंट नहीं, ये सवाल तो मैं करूंगा बीच में ना, देखें सवाल तो बनता है ये। मुकम्मल करने दें। देखें, हम इस वक्त अपने रियासती इदारों के, अपने नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े। कौम की हिमायत हासिल होगी तो दहशतगर्दी से जंग लड़ी जा सकती है। ठीक है, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, एपीएस पे आपने बुलाई थी, अभी भी बुला लें। अगर कौम जो है अपने रियासती इदारों को उसी तरह से हिट करेगी, उसी तरह से उनको जिच करने की कोशिश करेगी, कहेगी कि जी ये तो फेल हो गए हैं, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा है। इनको पता है, आपको पता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो 160 डेली के जो है उनके ऑपरेशन चल रहे होते हैं और वो दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जान जाती है इंडिया की जब आप ISI का नाम लेते हैं, और ये अपने ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये उल्टा जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं
उनको वो वाला बयानिया इन्होंने अपनाया हुआ है जो कि हमारे दुश्मन का बयानिया है, जो इस वक्त बीएलए का बयानिया है, जो कि इस वक्त रॉ का बयानिया है, जो कि इस वक्त जो अफगान वहां पे टीटीपी बैठी हुई है उसका बयानिया ये लेके आगे बढ़े। क्या मतलब, यानी बीएलए का बयानिया और पीटीआई का बयानिया क्या है ये? आप पीटीआई को टारगेट करना छोड़ेंगे तो आप जैसे दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे ना। ये क्या मुझे बताएं, इनको शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे ये बताएं कि बीएलए का बयानिया और पीटीआई का बयानिया क्या है? ऑपरेशन किया है। नाज़रीन, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी पे। जी नईम साहब, मुझे ये बताएं कि इस नाजुक मोड़ पर आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने ट्विटर हैंडल से दोबारा से फोर्सेस पर तनकीद की जाए, दोबारा से हमारे जवान जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनके हवाले से, या फिर पूरे इदारे के हवाले से कोई बात की जाए, या फिर हमें सबको मिलकर एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देना चाहिए? इसमें बड़ी क्लैरिटी लानी होगी आपको अपने स्टांस में सर। देखें, बात यह है ना कि शोर मचाने से, गलत बयानी करने से, इससे आपकी रैंकिंग नहीं होती, बल्कि आप कुछ समझदारी की बात करें तो समझ भी आती है, आपकी बात के अंदर वजन भी आता है। आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह वहाँ सान्या हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर उस पर अफसोस का इजहार किया। शुहदा के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे ऊपर, हमने तो किसी शहीद के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। हम तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं किसी इदारे के सरबराह पे जो पॉलिसी बनाता है, जो चाह रहा होता है कि मैं इस इदारे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊं। इन्होंने बात की कि पीटीआई को ऊपर क्रैक डाउन नहीं किया गया, या पीटीआई के साथ जो है वो कुछ नहीं किया गया। तो ज़रा ये बता दें मोहतरमा कि नवाज शरीफ साहब को किसने जितवाया है, शहबाज शरीफ साहब को किसने जितवाया है, मरीम नवाज साहब को किसने जितवाया है, इनके तमाम जितने लोग फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं वो किसने जितवाए हैं? रमजान के अंदर ही दिल के ऊपर हाथ रख के ये बता दें तो मैं कहूंगा जी कि ये सच्ची और मैं झूठी। और बताएं उस्मा साहिबा, दिल पे हाथ रख के बताएं किसने जितवाया है। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो आवाम की राय से जीते हुए हैं, तो फिर तो ये मेरे साथ बहस करें और फिर मैं कहूँ कि इनकी बातें ठीक हैं। और अगर ये हाथ रख के कसम उठा के ना बता सकें कि 47 के मुताबिक नहीं जितवाए गए या ओरिजिनल थे, तो फिर वो पंजोता साहब वो कह रही हैं आप दिल पे हाथ रखें कि 2018 में किसने जितवाया था, ये 2024 का दिल पे हाथ रख के बताएंगी। आप जरा ये मैं बताता हूँ, उस वक्त तो ये बहुत खुश थे, उस वक्त तो इनकी बातचीं खुली हुई थी फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया और हमारे जीते हुए लोग जो हैं वो हरवाए गए। उस्मा साहिबा वो कह रहे हैं दिल पे हाथ रख के कि हम सही जीते थे। उस्मा साहिबा वो कह रहे हैं दिल पे हाथ रख के, आप दिल पे हाथ रख के कहें कि सही जीते थे या नहीं, किसने जितवाया नवाज शरीफ को? शुरू हो गया। अब इसका क्या इलाज हो सकता है ना? नहीं, अब इससे पूछिए, उस्मा साहब से पूछिए। अभी एनआरओ के लिए काली चलाने का ये किचन के अंदर कोई लड़ाई हो रही है, अब पूछिए थे ना, कुरान का ना देने कि जी हमें एनआरओ दे, मैंने दिल पे हाथ रख के ये कहा है कि ये फॉर्म 47 के मुताबिक आया। अब जरा इनसे दिल पर हाथ रख के पूछिए। अच्छा चले उस्मा साहिबा, फिर मैं पीकल लॉ पे आऊंगा, फिर मैं उस्मा साहिबा सुन लें, फिर मैं सारी चीजें इनके सामने रखूंगा। आपने क्यों ये सारे मुल्क को आपने जनाब इंतशार फैलाया हुआ है सारे नहीं, फॉर्म 47 की कसम दो, हर वक्त कोई ना कोई नहीं। वो उस्मा साहिबा देखें बात ये है, आप लोग दोनों जो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे दोनों अपने दलाइल दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो मुल्क को इशू दरपेश है वो इन तमाम चीज़ों से बड़ा है। और इसी वजह से हम प्रोग्राम में आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि ओपोजिशन और हुकूमत कोई यकजा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही। मुल्क में एक सानिया हुआ है, आप दोनों को एक टेबल पे बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेकर एक ऐसा रद्द अमल लेना चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे मासूम शहरियों को वो रोक सके। आप लोग आपस की लड़ाइयों में ही लगे हुए हैं। क्यों नहीं अपने रियासत के इदारों के पीछे खड़ी इस वक्त? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं हमारा की कसम देने पहले तो फिर मैं उस पे दोबारा आपने एक बात की, पीछे खड़े हुए क्यों नहीं हम सीसा पिलाई दीवार पर आप देने नवाज शरीफ जीते हैं, शहबाज शरीफ जीते हैं, मरीम जीते हैं, गांधी के जरिए आए हुए लोग हमारे साथ बात करते हैं, फ्रॉड के जरिए आए हुए, फ्रॉड के ऊपर सिस्टम सारा खड़ा है। जब तक मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, पॉलिसी ठीक नहीं होगी, तब तक ठीक है। नहीं पंजोता साहब आपकी बात आ गई है। मैं उस्मा साहब देखिए, बात
FC उज़्मा साहिबा, पूरों ने स्टिंग पूरा ये एक बहुत उज़्मा साहिबा करना मुश्किल हैंड फ्री आए ने किया। तो ना सुनना कुछ ये नहीं क्या ऑपरेशन क्या मीडिया ने बैठ के किया था? उज़्मा साहिबा बात सुन लें, कीड़े नजर आ रहे हैं। ये नहीं, उज़्मा किससे साहिबा सुननी मेरी है? बात तो सुन लें, एक मिनट सोशल मीडिया अकाउंट से उज़्मा साहिबा, वो अपने आप बात सुनेंगी तो हम वही कुछ चीज़ सवाल लगे रखेंगे ना आपके सामने, आप सवाल लेती हैं और उसके बाद फिर सुनती नहीं है कि क्या बात हो रही है, किस तरफ डिस्कशन जा रही है। राइट नाउ देखें, आपकी जो आप हुकूमत में, आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और वो जिम्मेदारी ये है कि इस तमाम मामले पर आपस के इख्तलाफात बुला के, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़ी बैलेंस तकरीर की और बड़ी ज़बरदस्त की, चूँकि पीपल्स पार्टी इस दहशतगर्दी का शिकार भी रही है, निशाना भी रही है, तो उन्होंने कहा हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 चाहिए। क्या आप समझती हैं हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 चाहिए? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान में सबसे जो सरे फहरिस्त बात थी कि पूरी जो कौम है उसका एक बयानिया होना चाहिए। आज ये एक बयानिया किधर गया? क्यों ये इस तरह की जब एक हौलनाक हादसा हुआ और इस तरह की एक दहशतगर्दी का एक संगीन वाकया हुआ, क्यों नहीं ये अपने रियासती अदारों के पीछे खड़े हुए जिन्होंने अपनी जान हथेली गॉट इट, आपका पॉइंट आ गया, इस पे मैं आंसर जी नहीं पंजोता साहब, आप अगर रियासती इदारों के पीछे खड़े हैं, आप कहते हैं कि दहशतगर्दी में जो रियासती इदारे हैं वही सबसे बड़े हैं और उन्होंने ये मामला सेटल करना है, तो आप हाथ बढ़ा लें इनके साथ, आप बैठ जाएं, आप कहें कि हम सेटल करते हैं, हम इस मामले पे ऑन बोर्ड हैं, आप पॉलिसी बनाएं। ऐसा होना चाहिए या नहीं? मैं नईम पंजोता साहब से पूछ रहा हूँ, उज़्मा साहिबा, नईम पंजोता साहब से पूछ रहा हूँ। ये तो अपने रियासती इदारों को ही टारगेट कर रहे हैं बैठ के। जी जी नईम साहब, मैंने पहले भी कहा है, ये इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है, ये पाक फौज हमारी है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है, और इमरान खान हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा ये बात की है। जहां तक पॉलिसी की बात है तो पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल बात हमेशा करते रहे, और पॉलिसी क्यों नहीं ठीक होनी चाहिए। मैंने आपके सामने एक ही मौकफ रखा जिसके ऊपर ये, क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही थी ना, तो उससे ये मुकर गई, पीछे हट गई, इनसे हलफ नहीं दिया गया, क्योंकि जब बंदा झूठा होता है तो फिर वो नहीं आगे बढ़ता। और सिवाय चिल्लाने के, शोर मचाने के, भी शोर मचा रही है, वो लग रही है जैसे हवा में, जैसे किसी और टीवी चैनल पर शुरू है प्रोग्राम और यहाँ पर कोई और हुआ है, और ये इम्तियाज़ है इंटरप्ट करने की, क्योंकि जब कोई बात बंदा करता है तो फिर ये शोर मचाती हैं और सिवाय शोर मचाने के इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं। इससे पहले अली अमीन साहब ने भी बात की, इधर अपेक्स कमेटी के अंदर आके केपी जब मीटिंग हुई वहां भी बात की, लेकिन सीरियसनेस हमारी तरफ से नहीं, अगली तरफ से शो करवाई गई। बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, उज़्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सियासतदान आपस में एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन ये वो वक्त है जब हमें मुत्तहिद होकर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इन दहशतगर्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अवाम की ये आवाज़ है, मासूम लोगों की जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद तैमूर शामिल साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ होंगे। DGISPR कहते हैं द रूल ऑफ द गेम इज चेंज। अब इसमें क्या चेंजिंग आई है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है तैमूर शामिल साहब ने, न्यूयॉर्क से डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर शामिल साहब। सबसे पहले बात करेंगे, DGISPR ने बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ द गेम्स अब चेंज हो जाएंगे। एक बड़ा हमला हुआ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जिस तरह से यरगमाल बनाया गया, फिर ऑपरेशन हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुल्क में एक नई दहशतगर्दी की लहर है। किस तरह से देख रहे हैं आप सर इसको? ये बिल्कुल बड़ा, पहले तो बात है, ये अफसोसनाक वाकया है जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए और लोगों की जानें भी गईं। बलोचिस्तान एक हमारे लिए एक इशू रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये है, जैसे DGISPR ने कहा है कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। उसका मकसद ये है कि जिस तरीके से पहले मामला चल रहे थे, पॉलिटिकली अब इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी शायद करते रहेंगे, लेकिन ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब जो है वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस होंगे जिनमें दहशतगर्दों से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। और देयर इज अ रिजॉल्व, आई थिंक पाकिस्तान इज कीपिंग अ रिजॉल्व दैट नाउ दे हैव टू गेट रिड ऑफ इट, जितने भी मसाइल चल रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन कमर, बलूचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर है। आपने देखा होगा किस तरीके से DGISPR ने भी कहा है, और अब की बात नहीं है, बड़े अरसे से पाकिस्तानी हुकूमती एहलकार भी ये कहते आ रहे हैं, फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है, पहले वज़रा भी कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पर एक फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी है। अफगानिस्तान की सॉइल जो है किस तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है,
और जो हैंडलर्स हैं इस अटैक के, और इससे पहले भी जो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो वहाँ पे बेस करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये अभी एक नया फेज़ है, नेक्स्ट फेज़ में हम चले गए हैं, जहाँ पे हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है कि आज के बाद दोबारा हम बलूचिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं भी पाकिस्तान में। तैमूर साहब, स्पेशली अगर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, ज़मीन इस्तेमाल होती है अफगानिस्तान की, पैसा अगर भारत से आता है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए व्हाट डू यू थिंक, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमारे पास टेबल पे कौन से कार्ड्स मौजूद हैं कि अगर आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से ये सब कुछ हैंडल हो रहा है, तो अफगानिस्तान हुकूमत को इस तमाम मामले पे ऑन बोर्ड लेना या फिर ऑपरेशन करना, क्या हल होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है कमल। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये करना है कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। सबसे पहले तो जो जितनी प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, जितनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वफाक है, इन सबको पहले एक पेज पे आना पड़ेगा और आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि बलूचिस्तान के लिए हो। यानी आप जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक पंजाब में चलते हैं सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, वही सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बलूचिस्तान में नहीं होगी, वही केपीके में नहीं होगी। बलूचिस्तान में आपको एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी होगी और उसका ताल्लुक इंटरनल इंस्टीट्यूशन से है कि बलूचिस्तान ऑपरेट कैसे कर रहा है, बलूचिस्तान में जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी है। सबसे पहले तो इसको ठीक करना है, उसके बाद पॉलिटिकली इसको एड्रेस करें कि जो लोग हैं वहाँ पर बलूचिस्तान में उनकी ग्रीवेंसेस क्या हैं, जो जो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत सारी गुर्बत है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। कमर पिछले 75 साल में बलूचिस्तान बहुत बैकवर्ड रहा है, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जब आप ये एड्रेस कर लेंगे फिर एक्सटर्नल आता है। एक्सटर्नल में ये है पैरेलल चलाएं, फिर आप अफगानिस्तान से बात करें कि जी ये जो आपके यहाँ से हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है इसको रोकना होगा। एंड बाय द वे पाकिस्तान कैन नॉट एड्रेस दिस अलोन, इसमें आपको रीजनल सपोर्ट की जरूरत है। बड़े मुल्क चाइना जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, इनको एंगेज करें प्रॉपरली और इनको बताएं कि जी ये अफगानिस्तान का जो मसला है, इन सब इसको हमने सबने मिलकर बैठ के एड्रेस करना है। और भारत का मसला सबसे बड़ा मसला है कि वो किस तरीके से। तैमूर साहब, दैट्स वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। अगर आप कह रहे हैं कि इस तमाम मामले में हमें चाइना को और दीगर मुल्कों को शामिल करना पड़ेगा, तो क्या इस तमाम मामले के सोल्यूशन के लिए कोई प्रिपरेशन हो रही है कि हम दीगर ममालिक को एड्रेस करें, उनके साथ कंसर्न्स अपने शेयर करें कि ये सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में और जहां से हो रहा है वो भी हमें मालूम है, तो क्या वो हमारी मदद भी करेंगे और कोई ऐसा स्ट्रक्चर अभी कोई लाए अमल बनाया जा रहा है? बिल्कुल, मेरे ख्याल है ये पाइपलाइन में तो बात है और चाइना के साथ पाकिस्तान की बड़ी क्लोज एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है, बाकी मुल्कों के साथ भी है और बड़ी क्लोज होती है। लेकिन यहाँ पर मसला ये नहीं है कि वो हमारी मदद करेंगे, नहीं मदद वो हमारी मदद नहीं कर रहे, वो खित्ते की मदद करें। अगर आपको खित्ते में अमन चाहिए, क्योंकि ये आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, अगर आज पाकिस्तान है तो कल ये दूसरे ममालिक भी होंगे। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं अफगानिस्तान से और बलूचिस्तान में आके ऑपरेट करती हैं, ये फिर सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहेगा, ये पूरे खित्ते में जाएगा। तो अगर खित्ता अमन चाहता है, चाइना अमन चाहता है, ईरान अमन चाहता है, बाकी मुल्क अमन चाहते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स चाहते हैं, तो उनको अफगानिस्तान को सिक्योर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि क्या लाहा अमल बनाया जाए जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान को और बलूचिस्तान को सिक्योर कर सके। दैट इज इंटेलिजेंस शेयरिंग। टाइमली इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी आजकल ये बड़ी बात चल रही है कि किस तरीके से अटैक से 2-3 दिन पहले अमरीकी जो है वजारत खारजा है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक जो था वो अंदिया एक जाहिर किया था कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए जो अमरीकी शहरी हैं उनको बलूचिस्तान में या केपीके में। तो ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान को मैकेनिज्म्स बनाने हैं जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके कि आपके यहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, लोगों को पता हो कि कौन से एरिया सिक्योर हैं, कौन से सिक्योर नहीं है, और इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के अटैक्स खुदा ना खास्ता फ्यूचर में हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका से अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जाए, क्योंकि राइट नाउ अभी हम देख रहे हैं कि ट्रंप अफगानिस्तान पे भी नजरें जमाए बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जो असला हम छोड़ के गए हम उसे वापस लेंगे। डू यू थिंक कि इस मामले पे भी कोलैबोरेशन होगा? अफगानिस्तान एक बड़ा राइट नाउ बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और पाकिस्तान को भी जाहिर बात है कि अगर वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकना है, तो अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके कोई कंबाइंड एफर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका बड़ा क्लोजली कोलैबोरेट भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, और पिछले खुसूसन 20 साल में
बल्कि मैं कहूँगा पिछले 40-45 साल में पाकिस्तान और यूएस ने बड़ा क्लोजली इसको अपने कोऑपरेट किया, कोलैबोरेट किया दहशतगर्दी के खिलाफ। और ये आपका बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो अभी जो असला वहाँ पर अमरीकी छोड़ के गए थे उसका क्या करना है। मेरा ख्याल है उसको वापस ले जाने वाला मामला शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि उसको वापस ले जाने के लिए भी असले को आपको एक बड़ी भारी रकम लगानी पड़ेगी कि आप उसको कैसे मूव अराउंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तैमूर शामिल हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, खित्ते के दीगर ममालिक को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी है तो इसका ख़तरा ये है कि दीगर ममालिक में ये बदअमनी फैलेगी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो तमाम ममालिक को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।